वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच में रविशंकर पटेल जी हैं जो 66 बीपीएससी में इनका चयन आरडीओ पद पर हुआ है। आपको इसके लिए सबसे पहले बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर, और विशेष रूप से आपका धन्यवाद। आप अपने चैनल पे मौका दिए, बुलाया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये सेशन हम लोग इसलिए रखे ना, बहुत से क्यूरी बदलते पैटर्न के अनुसार हमारे चैनल पर आया है, तो अभ्यर्थियों को जो समस्या है उससे हम लोग बात करेंगे कि किस रूप से हमको बदलते पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। जो डायलेमा उभर के सामने आ रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों के कुछ प्रश्न है उस पर हम लोग अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि उन लोगों के बीच अध्यापन के दौरान अपना कोई भी उनके दिमाग में, मस्तिष्क में ये नहीं रहे कि कन्फ्यूजन कोई हो रहा है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। इन समस्याओं का विषय को लेकर हम सभी बात करने वाले हैं। खासकर आपकी रणनीति कैसी रही थी उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनमें क्या अलग होता है वो भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चन के साथ ही। निश्चित तौर से स्टार्ट किया जाए, और मैं भी चाहता हूँ कि जो मैंने तैयारी के दौरान सीखा है वो आप सबों में मैं बांटूं, तो ये मैं भी चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आज। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का ही मैंने लेके आया, लिस्ट कुछ लंबी है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। फिर भी उम्मीद करूंगा सब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मुझे नज़र आया, जो अमूमन सभी अभ्यर्थियों के लगभग रेशियो लिया जाए 100 में से 60-70 स्टूडेंट का ये प्रश्न होता है, तो कुछ फेयर लिस्ट लंबा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे क्या आया था, आप अपनी सफलता को किस रूप से देखते हैं? अगर कोई सफल अभ्यर्थी होता है तो वो अपनी सफलता को किस रूप से देख रहा है, या वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को, इसमें कुछ प्रश्न के संदर्भ में बच्चों को गाइड कीजिए। सफलता बेसिकली सर, एक जो मुझे करना था, लाइफ में करना था या समाज के लिए जो करना था, उसके लिए बस एक रास्ता है, एक रास्ता मुझे मिला है। और बेसिकली यहाँ से सफलता की शुरुआत होगी। जो मुझे पोस्ट मिला है उस पोस्ट के साथ मैं न्याय कर सकूं, समाज और सोसाइटी के लिए जो मैं करना चाहता था उस पोस्ट के माध्यम से कर सकूं। तो ये जो सफलता है ये मेरे लिए बस एक जरिया है, जो मैं करना चाहता हूँ उसका एक जरिया है। तो इस रूप में मैं फिलहाल सफलता को देख रहा हूँ। दूसरा ये भी प्रश्न आया था कि मूल मंत्र क्या रहा सफलता का? किसी भी अभ्यर्थी के लिए मूल मंत्र होता है जो उस पर ही चलकर वो कोई अभ्यर्थी सफल होता है, तो मूल मंत्र आपका क्या रहा? मूल मंत्र कई सारे रहे हैं सर, एक ही मूल मंत्र मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई सारे रहा है। एक तो समाज सोसाइटी के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना, निश्चित तौर पर इसका ध्यान था जी। दूसरा ये था कि जो एक्सपेक्टेशन था, पिताजी और का भी एक्सपेक्टेशन था कि सिविल सर्विसेज में जाए, एक वो भी था। और बेहतर मैं कुछ कर सकूँ, एक बेहतर इंसान बन सकूँ, समाज के लिए कुछ कर सकूँ, देश के लिए कुछ कर सकूँ, ये एक इसी तरह का पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में रहा तैयारी करने से पहले। इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज में ठाना, चूंकि यही वो माध्यम मुझे दिखता है जहाँ पे ब्रॉडर हम समाज और सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे हम लोग अक्सर बात होता है कि बात करते करते हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ी है, वहाँ पे वो गड़बड़ी है, यहाँ पे ये सुधार होना चाहिए, वहाँ पे वो सुधार होना चाहिए। अक्सर यूथ के बीच में इस तरह का डिबेट होता है सर। कई बार हम लोग भी उस डिबेट में भाग लेते हैं, लेकिन उस डिबेट के बाद आखिर कर क्या सकते हैं? जब ये प्रश्न मेरे जहन में आता है कि आखिर हम इस डिबेट में भाग लेते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, तो इसमें बेहतर और क्या कर सकते हैं, तभी मुझे लगता है कि नहीं, सिविल सर्विस एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग देश, समाज, सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यही सर मेरा एक हमेशा मूल मंत्र रहा है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि सभी अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज में आने चाहते हैं उनके बीच में कॉमन फैक्टर यही देखने का मिलता है कि वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, या खुद जो अपनी इन्वायरमेंट है उसके संदर्भ में कुछ बेहतर करना चाहे। और एक प्रश्न और भी था, जैसे विपरीत परिस्थितियों में कैसे स्वयं को संभालें। जैसे 67 के दौरान देखा जा रहा है बीपीएससी में, सीसेट भी लागू हुआ यूपीएससी में 2011 के बाद, जैसे पैटर्न बदला है। और वर्तमान में जो हिंदी भाषियों का जो यूपीएससी में भी देखने को मिल रहा है स्थिति, हालांकि इधर कुछ स्थितियां सुधरी हैं, फिर भी विपरीत परिस्थिति जब एक अभ्यर्थी के समय आए तो वो कैसे खुद को अपने एग्जाम के लिए तैयार करें? सर ये प्रश्न अक्सर उठता है सर, मुझसे भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को संभालें। कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिसका 67वीं पीटी में नहीं हो पाया, तो वो लोग अपने आप को कैसे संभालें। और ये प्रश्न मेरे बार बार मुझसे भी पूछा जाता है सर। और मेरा एक सिंपल आंसर है सर, मेरा एक सिंपल सोचना इसमें ये है कि 60 साल की नौकरी है सर, 60 साल तक हम नौकरी करना। अभी मान लीजिए 2 साल या 4 साल या 5 साल या 6 साल, जो भी लगे आपको,
अगर 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल 6 साल लगा करके जो है एक जॉब पा लीजिएगा आप, या सिविल सर्विसेज में आप चले जाते हैं, तो आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। मान लीजिए कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे, या मान लीजिए आप क्लर्क हैं, तो क्लर्क बन के ही क्या आप अपनी 60 साल की जिंदगी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप उसी में खुश हैं? अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता है, फिर आपको उठ के सिविल सर्विस में लगने की आवश्यकता है। यानी जो वर्तमान में जिंदगी आपकी चल रही है, उसी जिंदगी पे क्या होगा, 60 साल तक आप गुजारना चाहते हैं और नहीं गुजारना चाहते, तो फिर आपका जवाब सिविल सर्विसेज है। फिर आप लगिए, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी लंबी है। 1 साल या 2 साल से आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए, एक ना एक दौर निश्चित तौर पे होगा। हाँ, जैसा कि मैं आपको पर्सनली जानता भी हूँ, आप मेरे साथ रहे भी हैं, तो मैं आपको इस तरीके से जानता भी कि लगातार प्रयास ये कर रहे हैं। लगातार असफलता के बाद इधर कुछ वर्षों से इनका लगातार सफलता भी मिल रही है। तो ये मैं भी पर्सनल ये फील करता हूँ आपके लिए कि लगातार प्रयास करना चाहिए, एक मोटो होना चाहिए जो आप उसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सभी अभ्यर्थियों को ऐसा ही करना चाहिए जैसा आप भी बोल रहे हैं। तो अगला सवाल के रूप में आया था कि फोकस किन चीज़ों पर करें पीटी मेंस और इंटरव्यू का स्तर पर। ये भी प्रश्न एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है अभ्यर्थियों का। सर, पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों ही एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होता है सर। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इन द सेंस कि तीनों की तैयारी एक साथ शुरू होता है। अगर आप नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं, कमीशन में जस्ट नए आए हैं, या मान लीजिए आप 68वें देने वाले हैं, 69 देने वाले हैं, तो फिर पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों पे कॉम्प्रिहेंसिव रूप से एक साथ जाने की जरूरत है। और इसमें जो सबसे बड़ा रामबाण होता है आपका सिलेबस होता है। और विशेष रूप से मेंस के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए, और जब पीटी का समय आएगा, मान लीजिए कि पीटी के समय का आपको 45 दिन बचा होगा, तो फिर 100% आपको पीटी में देने की आवश्यकता है। मेंस का समय अगर आ गया है या 1 महीना बचा हुआ, 45 दिन बचा हुआ, फिर 100% मेंस में देने की आवश्यकता है। इसी तरह से इंटरव्यू के समय भी आपको 100% इंटरव्यू पे देने की आवश्यकता है। लेकिन जब इनिशियल आप तैयारी शुरू करते हैं, या कोई भी अभ्यर्थी जो इनिशियल तैयारी शुरू करेंगे, उनके लिए आवश्यक यह है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करें, मतलब तीनों की तैयारी एक साथ करें। और इसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें हम लोग लंबा बातचीत कर सकते हैं सर। नहीं, ये भी देखा जाता है कि जैसे पहले लोग पीटी के स्तर पर तैयारी करते हैं, पीटी क्लियर तो मेंस के, क्योंकि देखिए मैं 67 का रिजल्ट जब आया, मेरे पास लगभग बहुत से कॉल जो आए थे, उसमें रेशियो लिया जाए तो लगभग 60% ऐसे स्टूडेंट थे जिनका यह कहना था क्या पीटी तो मेरा निकल गया है सर, मेंस इतने कम समय में कैसे कवर करूं। तो मैं अपने स्तर पर यही समझा कि स्टूडेंट का डाइवर्सन बहुत अलग हो चुका है। जिनका चयन होना है वो पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों लेके चलते हैं। अगर आप किसी भी स्तर पर, अगर मान लीजिए पीटी के स्तर पर पहले पीटी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर रहे हैं, फिर मेंस को जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप असफल हो जाइए किसी 3 स्टेज में कहीं ना कहीं। तो यह भी एक फैक्टर देखने को मिल रहा था। निश्चित तौर पर सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि जिनका मान लीजिए जिन्होंने पीटी का ही तैयारी किया और 67 बीपीएससी पीटी वो निकाल चुके हैं, वो मेंस निकालने में उनको बहुत दिक्कत होगी। 1 महीने के समय में वो मेंस निकालना बहुत ही दिक्कत होती है। आवश्यकता इस बात की पहले मेंस पर्सपेक्टिव से आप पढ़ाई कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई कीजिए, और पीटी का जब समय आएगा तो फोकस कीजिएगा। जब 1 महीना पीटी का बचेगा या 45 दिन बचेगा, तब पूरी तरह से पीटी पे फोकस कीजिएगा। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने की शुरुआत है, और विशेष रूप से मेंस की तैयारी करने की शुरुआत होती है, क्योंकि मेंस का मार्क्स के आधार पर ही नॉर्मली आपका सिलेक्शन होता है। जी जी। और एक अगला प्रश्न था, क्या समसामयिकी का योगदान क्या रहा, अर्थात करंट अफेयर्स का योगदान क्या रहा आपकी तैयारी के दौरान? यह बहुत लोगों का प्रश्न था यह कि सर पैटर्न जो चेंज हुआ है हालिया दिनों में सिविल सर्विसेज का, उसमें करंट बहुत फैक्टर हो गया, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। तो करंट अफेयर्स को लेकर आपका क्या सोचना है? सर करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर सर ऐसे हमारे नॉर्मल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट सर। हमें ये पता होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध क्यों वर्तमान में हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है तो उससे हमारे आम जिंदगी भी प्रभावित हो रहा है। तो करंट अफेयर का हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट है। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर बेसिकली ये आपको बताता है कि कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, किस चीजों पर आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। डेली कुछ ना कुछ करंट की घटनाएं हो रही है, पीटी में भी पूछा जाता है सर, मेंस में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि उस करंट में आखिर सबसे इंपॉर्टेंट करंट कौन सा है, उस वर्तमान की घटना में सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी है।
तो ये सब के लिए सर करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सर मैंने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण जो है सर मैंने पढ़ा है सर, और इसमें विशेष रूप से आपका भी मैंने मदद लिया है। सर से मैंने विशेष रूप से मदद लिया है। कई सारे टॉपिक जो होते थे, जैसे क्वाड समिट हो गया, आसियान समिट हो गया, इसी तरह से अदर जो कुछ समिट होते थे, वैक्सीनेशन था, कोविड वैक्सीनेशन था, तो उस पे सर से लगातार मेरी बातचीत होती रहती थी कि सर इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या और कुछ नया क्या अपडेट इसमें आया है। इसके लिए सर मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका बहुत इसमें मदद मिला है सर। जी जी। एक चीज़ और मैंने महसूस किया करेंट में, कि करेंट को लोग पढ़ते हैं पीटी ओरिएंट करके। जहाँ तक मैं स्टूडेंटों से जब भी हुआ बातचीत होता है, तो सबसे पहला सवाल होता है कि सर करंट को पीटी में कैसे कन्वर्ट करें। और जब आपकी तैयारी हो रही थी और हम लोग से जब भी बात होती थी, तो हम लोग मेंस पर फोकस ज़्यादा करते थे, आपको याद होगा जहाँ तक। तो क्या आप आपका उसका फ़ायदा हुआ आपके सिलेक्शन में, जहाँ पर मेंस के स्तर पर जाके आपने करंट को कवर किया था? बिल्कुल सर, मेंस के स्तर पे करंट तो सर मेंस के स्तर पे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेंस के स्तर पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ों का बैकग्राउंड क्लियर होते रहता है। क्वाड समिट मान लीजिए हुआ तो सर उसका पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। G20 सम्मेलन हुआ तो पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा। अब इसी G20 के कुछ फैक्ट से हो सकता है पीटी में पूछ दें, या उसी G20 के कुछ फैक्ट से हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दें। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव अगर करंट की भी तैयारी करते हैं या G20 में पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं, तो पीटी में भी काम देगा सर, मेंस में भी काम देगा, इंटरव्यू में काम देगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीटी में काम देते हैं, करंट का भी। जैसे आज ही का मैं एग्जांपल देता हूँ सर, दैनिक जागरण के जो राष्ट्रीय संस्करण में है उसमें एक न्यूज था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा सर चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया जाता है, और कल ही घोषणा हुआ कि नहीं किसी महिला को दिया गया, नाम मैं भूल रहा हूँ, आज के पेपर में दिया हुआ। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया, ये पीटी में नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ देगा बीपीएससी। और ये सब प्रश्न पूछा भी जाता है सिविल सर्विस एग्जाम में। जी सर। तो ये ज़्यादा फैक्टर कर रहा है। प्लस इसके साथ ऑप्शनल को हम कैसे कवर करें? करंट के साथ अगर चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं तो जीएस पेपर हुआ, साथ में ऑप्शनल पेपर भी, कुछ पेपर ऐसे होते हैं करंट से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, उसको भी कवर किया जा सकता है क्या इससे? बिल्कुल सर, जैसे मेरा खुद का करंट सर ऑप्शनल रहा लोक प्रशासन सर, आप जानते ही हैं। और लोक प्रशासन में विशेष रूप से ऑप्शनल का योगदान होता है। जैसे PSIR ऑप्शनल होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो सब में जो है करंट अफेयर का विशेष रूप से योगदान होता है। तो हम लोगों को गौर करना है कि जो मेंस में हमारा टॉपिक है, जैसे मान लीजिए टेलर है सर, या मेयो हम लोग सिद्धांत पर है, तो टेलर की वर्तमान प्रासंगिकता को लेकर के क्या कुछ करंट में घटना आई है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं सर, कि टेलर जो है दक्षता का पुजारी टेलर को कहा जाता है। तो कौशल भारत योजना जो भारत सरकार लाई है, उस पर कहीं न कहीं टेलर का प्रभाव है। तो इस तरह से मान लीजिए कुछ चीजें अभी करंट में हम लोगों को दिख रही है वर्तमान में, कि कौशलता को लेकर के कुछ काम हो रहा है, तो टेलर वाद अगर हम लिखेंगे तो उसमें उसको जोड़ देंगे। तो यही चीज सर मुझे लगता है कि PSIR में भी करना चाहिए, या वैसा ऑप्शनल जो करंट ओरिएंटेड है या जहां करंट का स्कोप है उसमें उसको डाल सकते हैं। अब मैथ ले लीजिए सर, या हिंदी ले लीजिए, इसमें तो करंट का कोई स्कोप नहीं है सर, लेकिन अदर ऑप्शन जिसमें करंट का स्कोप है उसमें हम लोग इसको पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल था कि 68 जो अभ्यर्थी जो नए आ रहे हैं, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अर्थात वो कैसे तैयारी करें, उनको किन किन चीज़ों से बचनी चाहिए, और किस बिंदुओं पर या किस सब्जेक्ट पर, किस पार्ट पर सबसे ज़्यादा वो फोकस करें? सर 68 की अगर मैं बात करूं तो अभी सर बहुत कम समय बच गया है। आई थिंक 12 फरवरी को शायद एग्जाम है सर, 12 फरवरी को शायद एग्जाम है। तो जनवरी मान लीजिए, दिसंबर, जनवरी, 2 महीना बच गया। तो जो नए तैयारी करना शुरू किए हैं तो उनको विशेष रूप से अभी पीटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो है पीटी के लिए मुझे लगता है सर कि 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है सर। एक हिस्ट्री सर, लगभग 40 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। दूसरा मुझे लगता है कि करंट अफेयर सर, लगभग 35 क्वेश्चन आता है, तो 40, 35, 75 क्वेश्चन हो गए सर। और तीसरा मुझे लगता है साइंस भी लगभग 30 क्वेश्चन आता है। तो हाँ, लगभग 105 क्वेश्चन तो सर इसी तीनों सेक्शन से आ गया। तो ये 3 सेक्शन पे सबसे अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। और उसके बाद बिहार में इसलिए नहीं बोला कि हिस्ट्री के कई सारे पोर्शन से बिहार रिलेटेड है, पॉलिटी से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है, तो बिहार हर जगह टैकल कर लेता है। लेकिन ये 4 सेक्शन सर, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और जिनका ये चारों सेक्शन अच्छा होगा सर, उनका पीटी निश्चित तौर पर निकल जाएगा। और विशेष रूप से मैं एक बताना चाहता हूँ कि 66 बीपीएससी का कट ऑफ गया है 108 मार्क्स, 67 का आप देख रहे हैं सर 113 मार्क्स गया,
68 आप मान के चलिए कि 120 प्लस मार्क्स इसका जो है कटअप रहेगा। अब आपको इसी मान के तैयारी करना है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा सर कि कई सारे लोग जो तैयारी करते हैं वो इस मेंटलिटी से तैयारी करते हैं कि मैं महिला हूं तो मुझे इतना कटअप मिल जाऊंगा तो काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए पिछली बार सर 108 कटअप गया, कुछ महिलाओं को लग रहा था कि 102 मिल जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैटेगरी के मानसिक, भले ही आप कैटेगरी में हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, लेकिन कैटेगरी से मानसिकता से ऊपर उठते हुए जनरल लेवल की तैयारी करें आप लोग। मतलब आपका टारगेट 120 प्लस होना चाहिए, सेफ जोन में रहने का प्रयास। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी बहुत समस्या स्टूडेंट के साथ रहता है। बहुत समस्या मैंने देखा है सर, एक्चुअली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत समस्या मैंने बहुत समस्या ये रहता है कि वो तैयारी करते तो हैं पर सोचते हैं कि मैं इतना कर लूंगा, अर्थात ये कहने का मतलब हो जाता है कि 105 में कर लूंगा तो मैं अपने कैटेगरी में सेफ हूँ। थोड़ा सा भी फॉर्चुनेट एक जरा भी मार्क्स का ये 2-4 अंकों का होता है तो वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। और 67 का जो री एग्ज़ाम का जो आया है रिजल्ट, तो इसमें तो सभी लोगों को ये आभास हो गया होगा कि हम टारगेट कितना फिक्स करना है। चलिए अच्छा है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न और आया है कि 68 बीपीएससी के बदलते पैटर्न में खुद को कैसे तैयार करें, अर्थात किन बिंदुओं पर और हमें बेहतर करने की जरूरत है। इन अलावा ये तो सब्जेक्टली हो गया है, प्लस हम और भी इसके अतिरिक्त कुछ कर सकते हैं क्या? तो मुझे लग रहा है सर कि तैयारी एक अप्रोप्रिएट ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि साइंटिफिक तैयारी करने की आवश्यकता है सर। जैसे मैं कई सारे लोगों को ये जानता हूँ कि जो करंट वगैरह का सर नोट्स नहीं बनाते हैं। जी सर, मेरा मानना है कि पीटी के लिए भी करंट का नोट्स बनाइए और अपने नोट्स पे स्टिक रहिए। आप एक नोट्स बनाइए, अपने नोट पे स्टिक रहिए, तभी आप कम समय में उसको रिवीजन भी कर लेंगे। मान लीजिए कि आप किताब आपने पढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, किताब पढ़ा, रिवीजन के लिए भी अगर आप किताब का यूज कर रहे हैं तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप 68 पेटी में ही आपको क्वालिफाई करना है या मेंस में क्वालिफाई करना मान लीजिए, तो आपको एक नोट्स को जो आपने बनाया है, एक टॉपिक को बनाया है, जैसे मान लीजिए कि आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया, संसदीय शासन प्रणाली बनाया, उसको 5 बार पढ़ने की आवश्यकता है, चाहे वो पीटी के लिए हो, मेंस के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है, करंट का भी नोट्स बनाइए। और मेरा मानना है सर 68 के लिए विशेष रूप से जनवरी 2022 से करंट करना शुरू कीजिए। जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक, हाँ, इतना करंट इनफ रहेगा। एक क्वेश्चन और आया था, बार बार ये प्रश्न हम लोग के भी दौरान में आया था, ऑप्शनल का चयन कैसे करें? सर ये क्वेश्चन तो मुझसे भी कई बार लोग पूछते हैं कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें। एक तो मुझे ये लगता है कि अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मान लीजिए आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया और आप कंफर्टेबल हैं ग्रेजुएशन में, तो आप हिस्ट्री ऑप्शनल ही लेना चूज कीजिए। क्योंकि एक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन सब पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया, हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया, हम लोग से तो लगता है सब प्रश्न पूछा जाता है क्या ऑप्शनल कुछ और आप कर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तो आप कुछ और है, क्यों? सबसे पहला सवाल तो यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सवाल होता है। मतलब कि 3 साल जो ग्रेजुएशन में आपने समय दिया है, उसके बाद आपको क्या अतिरिक्त प्यार आया कि दूसरा सब्जेक्ट आप ले लिया, और वो बहुत भास्ट कंडीशन होता है। बहुत, मतलब उसमें सर एक जवाब आपको अच्छे से जवाब देना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। तो ग्रेजुएशन में अगर आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है तो उसको आप ले लीजिए। लेकिन आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है, तो जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है पहले 3 या 4 सब्जेक्ट का लिस्ट आप बनाइए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मानव शास्त्र लेना चाहते हैं या ह्यूमैनिटेरियन का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप बना लीजिए कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख लीजिए 5-10 साल का, 5 साल का मेंस का पेपर देखिए। आप एक काम कीजिए, पॉलिटी का देख लीजिए। आप एक काम कीजिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देख सकते हैं, हिस्ट्री का देख सकते हैं। तो 4-5 ऑप्शनल का एक लिस्ट बना लीजिए, और लिस्ट बनाने के बाद जो है उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस जो ऑप्शनल है 4-5 ऑप्शनल, उस ऑप्शनल का जो है कोई एक स्टैंडर्ड बुक आता होगा, उस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसके बाद चयन कीजिए। मतलब ऑप्शनल जो है आपको चयन करने में थोड़ा समय लग रहा है तो भी समय दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा चीज है सर जो आपका रिजल्ट तय करता है। हाँ, जो रिजल्ट तय करता है। अब दूसरा मैं एक फनी एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा, ऑप्शनल को सर वाइफ की तरह माना जाता है। जी, सही बात बोला। एक बार ऑप्शनल आप ले लिए तो फिर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शनल चेंज करने में, ऑप्शनल चूज करने में समय दीजिए थोड़ा। क्यों ये कहना ये चाहते हैं ना कि देखिए होता है क्या, जैसे बीपीएससी ने भी दिया है क्या, ऑप्शनल क्लिक कर सकते हैं, अर्थात शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसमें बहुत से अभ्यर्थी है ना ये ऑप्शनल को चेंज कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान और बहुत प्लेटफॉर्म पर,
तो मेरा पर्सनल राय सभी लोगों के साथ यही रहता है कि आप जिस विषय पर 2 से 3 साल या 1 साल दिए हैं समय और उसको बेहतर तरीके से पढ़े हैं। अभी मान लीजिए 68 को लेके क्लिक कीजिएगा दूसरा ऑप्शनल, अगर 67 रिजल्ट खराब हो गया है मेंस में जिनका, अगर वो दूसरा सब ऑप्शनल चेंज करते तो फिर उसको नए ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। और ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने में कम से कम आपको है ना अच्छे से अगर रेगुलर पढ़ाई किया जाए, उस पर अच्छे से नोट्स तैयार किया जाए, स्टैंडर्ड बुक्स को कवर किया जाए और प्लस उस पर मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट पीटी ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जाए। ऑप्शनल में भी ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ले उससे पीटी क्वेश्चन नहीं कवर किया जाता है, उसमें भी पीटी प्रश्न निकलते हैं सबके सामने, बस होता है कि स्टूडेंट किस नज़रिए से देख रहा है। तो उसमें आपको कम से कम समय 1 साल से लेकर 1 साल 2 महीने 3 महीने का समय लग ही जाता है, अगर अच्छे तरह से आपको मेंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन सभी से यही रहता है कि आप उसी सब्जेक्ट को पुनः आगे कैरी कीजिए और उस पर और जो आपका पिछला एग्जाम में जो फॉल्ट रह गया उस पर सुधार कीजिए। ये झलावे में नहीं आए कि आयोग ने ये बोल दिया है कि आप ऑप्शनल चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये छलावा इतना आपके लिए खतरनाक होगा, नहीं तो आपको या तो बाहर कर देगा या तो बुरी तरह ही बाहर कर देगा। इतनी बुरी तरह बाहर करेगा फिर आप उस पर बैकअप नहीं ले पाइए। क्योंकि मैं 1-2 स्टूडेंट जैसा कि कॉल करके, एक यूपी के स्टूडेंट हैं, एक एमपी के भी स्टूडेंट हैं, इनका भी यही सिचुएशन था, वो 4 बार मेंस दिए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने फ़ोन करके, मैं पर्सनली दैनिक जागरण चलाता हूँ तो उसमें उन्होंने किया, सर इसको एग्ज़ाम ऑडिट कैसे किया, तो मैं ऑप्शनल पेपर चेंज करने की सोच रही हूँ। तो मैंने उनको ये सजेशन दिया, उनको मजबूत पक्षकर है और जैसा उनका आउटपुट आ रहा है तो वो इस दिशा में बढ़ रहा है। और आप भी इस चीज़ को महसूस किए, कभी मैं आपके साथ था तो आपने भी मैथ की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो पूरा दिल्ली में है ना, इन्होंने मुझे मैथ का किताब ढूंढवाया था साथ में, याद है वो दिन सर? बिल्कुल याद है सर। मैं अपना ऑप्शन मैथ लेना चाहता क्योंकि यूपीएससी में ऐसा इश्यू हो गया था, साथ में उस समय बीपीएससी भी इनसे नहीं निकला, हम लोग से उस दौरान में नहीं निकला था। तो जब हमने बैठ के सोचा, सारी किताब हम लोग लेकर आए अपने रूम पर और चेक किए सारे बुक का, तो उसके बाद फिर अंत में हम यही सोचे, हम लोग दोनों मिलकर, क्या जितना समय हम लोग पवेट को दिए हैं क्या उतना समय इसको दे पाएंगे हम लोग? अब पवेट को या जिस ऑप्शनल के साथ हम लोग चल रहे थे उसको हमने जीवन में सीखा है, ऐसा हम लोग महसूस करते थे हर बात को लेकर। तो उस दिन हम लोग डिसीजन के नहीं, इसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करें। देखिए इनका रिजल्ट आ चुका है, तो देखिए एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि आप किसे आगे। और मैं उस दिन जब भी याद करता हूँ मुझे अभी भी हंसी आती है, क्या कैसे हम उस दिन उन दौर से गुजर रहे थे जो लोग माहौल क्रिएट करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए। तो वो दिन और आज के दिन में देखिए कितना अंतर है। अगर कोई व्यक्ति उसी पर स्टैंड होकर आगे काम करे तो सफल जरूर होता है, बस उसमें कि क्षमता को डेवलप करना, कहाँ गलतियां हैं सुधारिए, उस पर विशेष बातें करिए, उस पर विशेष नोट्स क्रिएट कीजिए, जो भी एग्ज़ाम में क्रैक करने के, नंबर उठाने की जितनी भी संभावना है उसको फॉलो करना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सर, इसी में 67 का है ना, मेंस का तैयारी अंतिम समय में कैसे करें, ये भी प्रश्न आया। तो बहुत कम समय लग गया, लगभग तकरीबन आई थिंक 35 दिन के आसपास लग गया सर 67 मेंस के लिए। तो 35 दिन में तैयारी सर वही है कि टॉपिक वाइज तैयारी करना होगा। मतलब हर एक सेक्शन में, चाहे वो हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो और साइंस एंड टेक हो, जीएस में तो इतना ही है सर, इसके अलावा स्टैटिक्स है। तो हर एक सेक्शन में जो है टॉपिक वाइज आपको एक बांटना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको ये टॉपिक तैयार करना। जैसे हिस्ट्री में अगर पिछली बार पटना कलम पूछ लिया था, इस बार जो लोग मौर्य कला पढ़ के जाएंगे बहुत हद तक संभावना है सर कि मौर्य कला पूछा जाएगा, कुछ हद तक संभावना पाल कला भी है। तो मौर्य कला और पाल कला 2 कला पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन उससे रहेगा। गांधी जी, नेहरू जी और टैगोर जी से एक क्वेश्चन रहेगा। संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह से एक क्वेश्चन रहेगा। तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि इतना ही टॉपिक हमको तैयार करना, और जो आपने टॉपिक तैयार किया उसी पे आप स्टैंड रहिए। बहुत नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब समय यह है 35 दिन में आपको समेटने की आवश्यकता है। जितना आपने पिछले कई वर्षों में पढ़ा है, 1 वर्ष में पढ़ा है या कई वर्षों में पढ़ा है, उसको एक समेटने की आवश्यकता है। 35 दिन में 30 दिन में समेटा जाता है। टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए और उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते रहिए, उसी टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसी टॉपिक पे डेली उसी टॉपिक पे लिखिए।
एक इसी दौरान जैसा ये भी बात हो रहा हम लोग की, तो एक प्रश्न मुझे भी आ गया कि बहुत ये ह्यूमर फैला हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट और 5 साल 6 साल तैयारी करने के बीच का जो अंतर है वो स्टूडेंटों में बहुत हावी है। मुझे एक हरियाणा से स्टूडेंट कॉल किए थे, मेरा वो स्टूडेंट है, तो उनका भी ये सवाल था कि सर, एक किन्हीं का इंटरव्यू उन्होंने देखा था, लगातार वो यूपीएससी में 4 बार वो मेंस लिखे थे और उनका चयन नहीं हो सका। तो उनका सवाल यह था क्या कि सर, यदि उस स्तर पर उनका चयन नहीं होता तो हम लोग तो अभी शुरुआत किए हैं, तो कैसे चयन होगा? आप इसके संदर्भ में कुछ बताना चाहते हैं सर? सर मेरा मानना ये है ना कि इसने क्या किया है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है सिंपल कि आप अपना 100% दीजिए। जी जी। हर आदमी का लिखने का तरीका अलग होता है, और यूपीएससी हो स्टेट पीसीएस हो, हर जगह सिलेक्शन होता है बेसिकली मेंस के आधार पर। तो मेंस में जितना स्कोर ज़्यादा होगा उतना ही सिलेक्शन की संभावना उसकी ज़्यादा होगी। लिखने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, किसी का पहला अटेम्प्ट में होता है, किसी का चौथा अटेम्प्ट में होगा या 5वां अटेम्प्ट में होगा। ठीक है, जो लगा रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो आप अपना 100% दे दीजिए। 100% अगर दे देते हैं ना पूरी तरह से, मतलब आप अपना खून पसीना जिसको कहते हैं दे देना, इस एग्जाम को अपना खून पसीना दे दीजिए। उसके बाद सिलेक्शन नहीं भी होगा ना, तो वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो जिंदगी भर आपको काम देगा। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर कि असफलता से बड़ा सर शिक्षक नहीं होता है। जो असफलता से इंसान को सिखाता है उससे बड़ा कोई गुरु भी नहीं है। तो वो असफलता मतलब आप पूरा मेहनत करने के बाद असफल होते हैं, उस असफलता की बात यहाँ पे हो रहा है। तो 100% अपना दीजिए, निश्चित तौर पर निकलेगा। नहीं कैसे निकलेगा भाई, निश्चित तौर पर निकलेगा। बस ये करना है कि ईमानदारी अपने साथ कायम रखिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें 100% एफर्ट लगाइए। और होता है कि 100% एफर्ट भी लगा रहे हैं और आप चीज़ों को मान लीजिए एक टारगेट फिक्स लो कर लेते हैं स्टूडेंट अभ्यर्थी कि हमको 6 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है। तो 4 घंटे में क्या पढ़ना है उसमें ईमानदारी रखिए। अगर हमें सिलेबस कवर करना है, हमने आज का टारगेट फिक्स किया है कि ये टॉपिक पढ़ लेना है, तो उसके सारे आयाम को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल हम बुक निकाले, उसको चीज़ों को कवर किए, उसका नोट डाउन कर लिया, ऐसा नहीं। उसमें ईमानदारी कहने का मतलब, मैं अपनी पर्सनल तरीके से मैंने फील किया है कि आप मान लीजिए स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में गांधी जी को पढ़ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आस्पेक्ट बहुत सा है। प्रश्न वो प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, या तो बहुत से चीज़ वहाँ से इंटरव्यू क्रिएट भी किया था, इंटरव्यू में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो इस ईमानदारी को बना के रखिए। अगर ईमानदारी को बना कर रखते हैं, उसके साथ जस्टिफाई कर पाते हैं, तो आपका किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। और हाँ, ये एक फैक्ट है कि बहुत से अभ्यर्थियों को फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि वो पहले मान लीजिए कोई 23 में एग्जाम दे रहे हैं, उनका 23 में तैयारी शुरू किए होंगे, ये बहुत ही रेयर होता है। मैं दिल्ली का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहीं संस्थान में शुरुआती दौर में पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट इंटर करके आके है ना एनसीईआरटी का बुक का कटिंग कर रहा था, पिक्चर और उसका कुछ पॉइंट होता है, एनसीईआरटी बुक ओरिजिनल बुक लेकर वो कटिंग करके नोटबुक में चिपका रहा था। तो मुझे लगा कि क्या ये इस तरह करना सही है? तो पहली नज़रिए में तो किसी व्यक्ति को लगेगा ना। तो जाके उनके बगल में मैंने बैठा और उनसे बात विचार किया। तो जैसे उनके बारे में पूछा कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है? नहीं सर, मैं तो अभी इंटर क्रॉस करके ही आया हूँ, यानी फर्स्ट ईयर में थे। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में वो डेडिकेटेड होकर काम कर रहा है। देखिए वो क्या कर रहा है, उस पर फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कटिंग करके चिपका रहा है कहीं। अब हो सकता है उसका नया टेक्निक होगा, वो करता होगा उसमें, पर उसने वो चीज़ों को जाना उस अपने समय में। उसने 3 साल समय दिया तैयारी, तो ही तो जाकर ग्रेजुएशन या तो अपेयरिंग में दे सकता है या तो फाइनल जब उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट तो ये होते हैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं। अब वो 1 साल में कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चीज़ों का पैटर्न समझिए कि आपको तैयारी करने के लिए कम से कम उन चीज़ों को कवर करना है जो यूपीएससी या पीसीएस डिमांड कर रहा है। एग्ज़ाम और इन चीज़ों को कवर करना। और रवि सर जी रहे, जो हमारे और भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, सभी में ये पैटर्न देखा गया है और सभी को यही फॉलो करना चाहिए। लास्ट सवाल सर, अंतिम सवाल। इसमें सर थोड़ा एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक यूपीएससी के सर इसी बार का टॉपर रहे हैं, मैं उसका इंटरव्यू में भी देख रहा था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मैंने 5000 क्वेश्चन लिखा है। हाँ, ये मैं यूपीएससी मेंस के लिए मैंने 5000 क्वेश्चन लिखा। जी। आप उन्होंने एक बात बोला, बड़ा दावे के साथ उन्होंने बोला था, मुझे लगता है ये सही भी है। उन्होंने बोला कि किसी भी स्टूडेंट को 5000 क्वेश्चन आप लिखिए मेंस का, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिर बोलिएगा मुझे।
ये बहुत ही देखिए, ये प्रैक्टिकली बात है, ऐसा नहीं कि कोई किताबी बातें बताई जा रही है। स्टूडेंट जो सक्सेस होते हैं ना, वो अपनी जर्नी को बताते हैं, जर्नी में उन्होंने क्या किया। जो स्टूडेंट अगर ये दावे के साथ बोलता है कि इतना काम कीजिए आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। और मैं उदाहरण के तौर पे ये भी बताऊंगा, मेरी कुछ स्टूडेंट हैं, 1 महीने पहले उनको ना सिलेबस तक समझ में नहीं आता था, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे इसको कैसे कवर करना है। तो वो उनको मैंने बस इतना ही बोला, उस टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर 10 से 20 50 शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। आज ऐसा समय आ गया उनका, 1 से 1.5 महीने में क्वेश्चन दिया जाता है और क्विकली वो रिस्पॉन्स करते हैं लिखने को। आप यूट्यूब पर करें, जाके कमेंट सेक्शन आप देख सकते हैं, लगातार 50-100 शब्दों का। तो देखिए होगा क्या, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक ऐसा समय आएगा ना, वो 150-200 शब्द आसानी से लिख लेंगे किसी टॉपिक में। और देखिए जो सिलेक्शन जिनका भी, जिस भी स्टूडेंट का होता है, ये उनमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। किसी भी टॉपिक में अनायास आपका इमरजेंसी में पूछ दिया जाए उनसे प्रश्न कि हाँ सर ये बताइए, तो उनमें कुछ न्यूनतम शब्द उनके बारे में जानकारी होगा। और जिनके पास ये न्यूनतम शब्द की संग्रह होगा ना, बहुत से क्वेश्चन, उनका सिलेक्शन का स्तर बढ़ जाता है। ये चीज आप लोग सभी लोग जो भी हमारे टॉक को सुन रहे हैं, वो इस चीज को फॉलो कीजिए। देखिए बहुत से तैयारी करने का तरीका है। पीडीएफ के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं, मटेरियल के चक्कर में रहते हैं कि चलो हम एनसीईआरटी ले आते हैं, ये बुक ले आते हैं, बहुत सा बुक ले आते हैं, टेबल पर बहुत से अच्छे से रखते हैं। उससे बेहतर अच्छा है कि आप एग्जाम ओरिएंट कवर चीज़ों को कीजिए कि हाँ इस क्या एग्जाम ये प्रश्न आया है या नहीं आया इस टॉपिक से। अगर उससे ही फोकस करें तो रिजल्ट जरूर होगा। एक अंतिम सवाल है सर, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा अपने बारे में कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी साथ में कैसे किया जाए? सर मेरा मानना है कि जैसे बिहार बीपीएससी की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से जो तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उत्तर प्रदेश की तैयारी करें, उनका तैयारी लगभग पैरेलल चलता है। जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस कहीं कहीं यूपीएससी की तरह गया, बीपीएससी में थोड़ा दिक्कत है सर मेंस में। तो मेरा ये मानना है कि पहले यूपीएससी की तैयारी एक बार कर लीजिए आप, ठीक है। यूपीएससी की एक बार आपने तैयारी कर लिया तो बीपीएससी में भी काम देगा। यूपीएससी का जो पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 है, वो बीपीएससी में आपको जीएस पेपर 2 में काम दे देगा। जीएस पेपर 2 है, वो भी जीएस पेपर 2 में काम दे देगा। एक बार यूपीएससी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर लीजिए सर। और उसके बाद अगर चूंकि नए नए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप नए नए तैयारी में भिड़े हैं, यूपीएससी का एक बार कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर लीजिए, उसके बाद स्टेट पीसीएस में भिड़िए, फिर आपको दोनों जगह हेल्प हो जाएगा। ये तो सभी लोगों के साथ समान समस्या देखने को मिलती है कि तैयारी कैसे दोनों को। देखिए मेरा जहाँ तक या सर का भी एक्सपीरियंस ये है कि आपका 50 से 60% सिलेबस जीएस का लगभग सेम ही होता है। स्टेट पीसीएस में जाइए तो 20% सिलेबस एक्स्ट्रा होता है। और 20% सिलेबस एक्स्ट्रा कैसे होता है, वो भी मान लीजिए आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, उसमें भी स्टेट रीजनल में आपका सिलेबस यूपीएससी का ही कवर करेगा। मान लीजिए हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सारा घटनाक्रम तो इसी क्षेत्रों में हुआ है, तो आप जीएस के पार्ट में उसको हिस्ट्री के पार्ट वाले कवर कर सकते हैं। पॉलिटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ज्योग्राफी में भी आपको कुछ सिमिलरिटी चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आपको ना सब सिलेबस को कन्वर्ट करना होगा कि सिलेबस का डिमांड क्या है। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस जीएस को अलग पढ़िए, उसके बाद रीजनल को अलग पढ़िए, उसको कंबाइन करने पढ़ने की जरूरत है। ये सब टेक्निक है जो रवि सर ने भी अपनाया था, और जो भी सफल अभ्यर्थी है जल्द ही हम लोग और भी लोगों को सामने लेकर आएंगे जो ओरिजिनल हमारे चीज़ों को हम साथ में मिलकर तैयारी करते हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है। और कुछ और भी चीज़ मैं इनसे एक सवाल करूंगा अपने पर्सनल बिहाफ पर कि सर अंतिम रूप से लोगों का चयन हो, उसके लिए कुछ ऐसा टेक्निक आपके पास है जिससे वो फॉलो करे तो उस करीब तक पहुंचे, उस हर्डल जो दीवार है वहां तक पहुंच सके? सर मेरा मानना है ना, इस तरह का कोई टेक्निक है ही नहीं जी। सिंपल ये है ना कि एक माइंडसेट होता है सर जी। पीटी के समय में क्या होता था, मेरा जो दिमाग था सर कि मान लीजिए रोड पर मैं चल भी रहा हूँ सर, तो चीजें दिमाग में, पीटी की चीजें दिमाग में आ रही है कि इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट में ये क्या कहा गया है, बजट में क्या कहा गया है, या अकबर के समय में क्या क्या युद्ध हुआ है, बाबर के समय में कौन कौन युद्ध हुआ है। तो पीटी के समय सर इस तरह का माइंडसेट दिमाग में चलता रहता है। तो पढ़ाई जो होता है सर, एक्टिव पढ़ाई होता है जो रूम में बैठ के पढ़ते हैं। एक पैसिव पढ़ाई होता है जब आप मान लीजिए मार्केट में टहल रहे हैं, उस समय भी आपके दिमाग जो काम कर रहा है, उस समय दिमाग जो आपको याद कर रहा है, उसको पैसिव पढ़ाई कहते हैं। तो पैसिव पढ़ाई भी सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो इस तरह का माइंडसेट सर पीटी के समय में भी था, मेंस के समय में भी लगातार कहीं न कहीं इसी तरह का माइंडसेट हो गया था और इंटरव्यू के समय भी हो गया था। तो मेरा मानना है कि पढ़ते-पढ़ते आप उस एक ज़ोन में इन कर जाएँगे जहाँ इस तरह का माइंडसेट आपका आ जाएगा। पीटी के समय में पीटी की बातें आपके दिमाग में चलेगी, मेंस के समय में सिर्फ मेंस की बातें चलेगी, इंटरव्यू के समय में सिर्फ इंटरव्यू की बातें चलेगी। लगातार लगे रहिए सर। मुझे मानना है कि लगे रहना, जो लगातार लगे रहेगा ना सर, उसका सिलेक्शन होगा। यही बात मैं सभी अपने अभ्यर्थियों को बोलता भी हूँ और जो भी मुझसे पर्सनल एडवाइस देते हैं उनको भी यही बहुत बातें बोलता हूँ कि आपको होपलेस नहीं होना। विपरीत समय में कोई भी चीज़ों को है ना, जो विपरीत समय को अपने अनुसार कन्वर्ट कर लिया, एग्ज़ाम को क्रैक करने के उन बिंदुओं को पकड़ लिया जिससे एग्ज़ाम क्लियर क्रैक होता है, उनकी सफलता में कोई बाधक नहीं है। और साथ में टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू होता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी सर एक चीज़ों को कवर करा दीजिए स्टूडेंट को कि नहीं, हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें? सर टाइम मैनेजमेंट हो जाता है सर, सबके जी। पास 24 घंटे होते हैं। जी। ऐसा नहीं कि अंबानी जी के पास 32 घंटा है, हमारे पास हाँ, 24 24 घंटा है। घंटा। आपको टाइम मैनेजमेंट में ये प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है आज। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमको अधिक समय देना है। जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कम इंपॉर्टेंट उसको कम समय दीजिए। ठीक है, तो टाइम इसी तरह से मैनेज किया जा सकता है सर कि आप अपने टॉपिक को पहचानिए कि ये टॉपिक हमको अधिक समय देना है, क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चन आएंगे, इस पे थोड़ा सा हम इसको स्किप कर सकते हैं फिलहाल। इस तरह से सर टाइम मैनेजमेंट किया जाता है और कोई तरीका नहीं है सर। तो देखिए सारे लगभग जो सवाल होते हैं स्टूडेंट्स का उसके बहुत से आयाम पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अंतिम रूप से यही बोलूँगा सर एक दिन और आएंगे जिसमें लाइव चैट के साथ होंगे, जिसमें आप यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत जल्द हम लोग आएंगे क्योंकि उनका योगदान देने जाना है, तो इसके बीच टाइम मेंटेन हम लोग देख के कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग हैं कुछ अलग करने का प्रयास है, टीम काम कर रही है सर। तो जो भी हमारे सर्किल ग्रुप में सभी लोग के साथ बात करके हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, तो उसको हम लोग मिलेंगे जल्द ही। तो देखिए कितना जल्दी हम लोग सर के साथ मैनेजमेंट कर लेते हैं और उसके बाद एक लाइव सेशन या तो 15 दिन में या तो महीना में एक दिन स्टूडेंट का क्यूरी सॉल्यूशन, बहुत सा क्यूरी सॉल्यूशन होता है जो तैयारी के दौरान हो जाता है। 10-15 मिनट का सेशन रखा जाएगा सर। तो आज आप लोगों को ये घोषणा इसी के साथ कर रहा हूँ कि क्यूरी जो सेशन होगा लाइव में वो जल्द ही हम इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और उसको आप बस फॉलो कर लीजिएगा उन सब चीज़ों को ना। ज़्यादा देखिए मैं भी मानता हूँ सर कि ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं करना है, जितना कवर करना है उसका 100% कवर करना है। सिलेबस तो सागर है, यूपीएससी का सिलेबस या पीसीएस का सिलेबस का, यहाँ तो खासकर बीपीएससी की बात की जाए या एमपी की ही बात की जाए, यूपी पीसीएस की बात की जाए, सिलेबस के डीपली जाइएगा तो पता ही नहीं चलता है कि सिलेबस डिमांड क्या कर रहा है। बहुत सा अभ्यर्थियों का प्रॉब्लम रहा। हम शुरुआती दौर में ये मानता हूँ, मैं चीज़ों को जो सीखा हूँ उससे बात कर रहा हूँ कि हम लोग भी शुरुआती दौर में इस चीज़ को नहीं समझ पाए थे कि सिलेबस का डिमांड क्या है और एग्ज़ाम में प्रश्न किस डिमांड से कर रहा है। इस बार यूपीएससी का 2022 का सीएस का क्वेश्चन मैंने देखा, पेपर 2 में पेपर 3 का और पेपर 4 का भी है ना डायलेमा पूछा हुआ था। अब जो स्टूडेंट केवल पेपर 2 के संदर्भ में आंसर देगा तो क्या उसको नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। तो ये पैटर्न यूपीएससी भी चेंज कर चुका है, बीपीएससी भी, एमपी और जो और भी स्टेट है वहाँ पर थोड़ा चेंजिंग का फेज देखने को मिल रहा है। पर जो यूपीएससी और बीपीएससी साथ में लेकर चल रहे हैं, पहले बीपीएससी में कभी भी रिपोर्ट नहीं पूछा करता था, पर 64वीं के बाद देखें लगातार रिपोर्ट पूछ रहा है और रिपोर्ट का पार्ट इतना मजबूत होता है कि आप उसको अगर सही तरीके से लिख दें तो आपको फुल नंबर मिलेगा। कहने का मतलब जो भी मार्क्स उसका 60-70% मिल जाता है और जिनका नहीं है तो उनको बैकडोर कर देता है, बाहर कर देता है। तो देखिए पैटर्न अब ऐसा ही सिलेबस में कहीं लिखा हुआ ही नहीं कि रिपोर्ट हमको पूछना है, तो वो सतत विकास का रिपोर्ट रहे या पिछला आप लोग का जो क्वेश्चन आया था 2-4 रिपोर्ट पूछा था जो पहली बार ही नज़र, हाँ ये भी रिपोर्ट पढ़ना है क्या। इस प्रकार के डायलेमा से बचिए, आपको सारी चीज़ों को कवर करना है। मैं किसी चीज़ को या हमारी टीम या तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अगर एग्ज़ाम और कुछ हुआ जिसमें प्रशासन की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, बालकों के बारे में बात हो रही है, बुजुर्गों के बारे में बात हो रही है, उसको कवर कीजिए। जरूरी नहीं वो सिलेबस में लिखा हो और जो शासन प्रशासन का वर्क हो उस पर बात करनी चाहिए। क्या सर ऐसा लगता है? बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है सर कि पैटर्न जो है चूंकि सिलेबस से बियॉन्ड भी लगता है कभी-कभी पैटर्न। हाँ, तो पैटर्न पता करने का बेस्ट तरीका यही है कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए और
दूसरा करंट के चीजों को समझना शुरू कर दीजिए। तो ये 2 चीज है जिससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर और करंट की घटना, ये दोनों से पैटर्न आपको पता चल जाएगा। वही इसी बात के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो हमारे इस चैनल पर आके कुछ वक्त हमारे साथ व्यतीत किए, जो समस्याएं बच्चों का ओरिजिनल समस्याएं हैं उस पर चर्चा परिचर्चा किए। और उम्मीद करते हैं जो लाइव सेशन हम लोग का प्रयास है उसमें सभी जो ग्रुप में हमारे चयन इनका हुआ है तो वो अपने अपने स्तर पर तैयारी करें, क्योंकि देखिए वर्क के दौरान होता भी है कि आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महीना में या तो 15 दिन में रोटेशन चेंज करके हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।